स्वागत आप सभी का एनएस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम उन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो कि राजस्थान एग्जाम्स में प्रीवियसली पूछे गए हैं और ये सब्जेक्ट है अपना अकाउंटेंसी। जी हाँ, लेखा शास्त्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली राजस्थान एग्जाम के दौरान पूछे गए हैं, आज हम उन्हें स्टडी करेंगे। इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं है। तो आइए देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके आगामी जो हमारी परीक्षा है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व जिसको अनुमान की एक सारवान मात्रा लगाकर विश्वसनीय तौर पर मापा जा सकता है को जाना जाता है। वर्तमान लायबिलिटी क्या होती है? मीन्स दायित्व को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। अनिश्चित राशि क्या होगी? अनसर्टेन अमाउंट। एंड सारवान मात्रा इसे बोला जाता है सब्सटैंशियल डिग्री। तो आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट आयोजन। आयोजन मीन्स प्रोविजन। दायित्व आप लोग जानते हैं लायबिलिटी। देन है संयोगिक दायित्व, दैट इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। स्थगित दायित्व क्या होता है? डेफर्ड लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप एक चीज़ पर फोकस करें जहाँ पर दिया हुआ है कि विश्वस तौर पर मापा जा सकता है। तो जब विश्वसनीय तौर की बात आती है तो ऐसे में जो भी आपका दायित्व है यदि वो क्या हो, आधे से ज़्यादा होने की संभावना होती है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है? एक प्रोविज़न बनाना पड़ता है। दैट्स वाई यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आयोजन। या फिर इसको इस तरीके से समझें कि जो दायित्व है उसके होने की जो संभावना है वो मोर देन नहीं होने से है। ठीक है, यानी कि होने की संभावना जो है वो ज़्यादा है, करंट लायबिलिटी है यहाँ पे, और अनसर्टेन अमाउंट का करंट लायबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक बैंक समाधान विवरण होता है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। इसे बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक बार फिर से पढ़िए, बैंक समाधान विवरण, यानी कि कोई ऐसा विवरण है जिसमें हमें कोई समाधान मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक समाधान विवरण आखिर होता क्या है, किस काम आता है। तो ये एक ऐसा विवरण होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपनी जो पासबुक होती है बैंक की, ओके, और जो बैंक का अकाउंट होता है उसके हिसाब किताब का अंतर देख पाते हैं। इन अनदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो बैंक समाधान विवरण है उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि पासबुक हो, कैश बुक हो, उसके अंदर यदि कोई मिस्टेक होती है तो वो डिडक्ट की जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात, यदि जो चेक बैंकों के अंदर होते हैं उनके कलेक्शन में डिले हो रहा होता है तो वो भी यहाँ के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट आप लोग ये याद रखें इससे संबंध में कि किसी भी बैंक का किसी भी जो अकाउंट है उसका जो बैलेंस है उसकी एक्चुअल पोजीशन ये शो करता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर न तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, न ऑप्शन नंबर 2 होगा, ना ही ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ये किसी का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझें। एक बैंक समाधान विवरण पत्र किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो देखिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि ये होता क्या है। तो अब आप जो है यहाँ पे इजीली जवाब दे सकते हैं। ये सिर्फ रोकड़ बही नहीं होगा। ठीक है, पासबुक और रोकड़ बही का रोकड़ खाना नहीं होगा, ये होता है बैंक खाना, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। तो पासबुक तथा रोकड़ बही का बैंक खाना, इसकी सहायता से ये जो है तैयार किया जाता है। देखिए, सपोज हमारी कोई रोकड़ बही है और उसके अंदर ये कोई 3 खाने हैं। ठीक है, इसमें एक खाना होता है यहाँ पर कैश का, एक खाना होता है यहाँ पर बैंक का। ठीक है, एक तो रोकड़ का खाना होता है और एक बैंक का खाना होता है। अब यहाँ पर किया क्या जाता है? ये जो बैंक खाना है, कैश बुक का बैंक खाना है, इसका मिलान पासबुक के साथ किया जाता है और ये मिलान करने वाला जो विवरण पत्र होता है, स्टेटमेंट होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? बैंक समाधान विवरण पत्र। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, पासबुक तथा रोकड़ बही का बैंक खाना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, प्रारंभिक स्टॉक इतना है। ठीक है, विक्रय इतना है,
और सकल लाभ लागत पर 25% है। तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो हमारे कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है, कुल क्रय यहाँ पे ये दिया हुआ है और अंतिम स्टॉक हमसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि डायरेक्ट आप इससे 25% ना निकालें क्योंकि ये पूछा गया है लागत पर। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये यहाँ पे ध्यान में रखने की है, बाकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 125% किसके बराबर है, 15 00 000। ओके, तो अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 25% की, क्योंकि ये हमारा क्या है, सकल लाभ है। सो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, दोनों में 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा 25 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 लाख के। अब क्या करेंगे आप लोग, प्रारंभिक स्टॉक है, लाभ है अपना और जो क्रय है, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा अपना, 3 और 3 6, 18 और 6 हो जाएंगे 24। 24 लाख में से हमारा जो सेल हुआ है, विक्रय हुआ है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो 24 में से जैसे आप 15 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 लाख। या फिर इसे इस तरीके से आप 2 कॉलम लगा करके भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से इधर आ जाएगा आपका प्रारंभिक स्टॉक और इधर नेक्स्ट आ जाएगा अपना लाभ और है अपना क्रय। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे और जो सेल हुई है वो आपकी इधर आ जाएगी और आपका अंतिम स्टॉक इधर आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस कर दिया है और इसको प्लस करने के बाद जो टोटल हुआ है उसको सेल में से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें अंतिम स्टॉक प्राप्त हो जाएगा 9 लाख। क्वेश्चन देखिए, पुराने फर्नीचर के क्रय पर उसकी मरम्मत पर लगे 1000 को डेबिट किया जाना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है कि आपने कोई सेकंड हैंड वस्तु ली है और वो उतनी सही नहीं है तो आप उसे फिर से रिनोवेट करवा रहे हैं। सपोज आप कोई घर लेते हैं और वो रहने लायक नहीं है तो आप उसकी मरम्मत पर कुछ खर्चा देंगे उसमें रहने से पहले। ओके, तो आपने क्या किया है, जो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ पे खर्च किया है तो वो कहाँ पर डेबिट होगा, उसी वस्तु के खाते में। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, फर्नीचर के खाते में। सही कथन आपको बताना है कि क्या तलपट एक खाता है, तलपट व्यक्तिगत व वास्तविक खातों के शेषों की सूची है, तलपट खाता बही का सार नहीं है, भाई है ये तो, और तलपट खाता बही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है। तो बिल्कुल इन सभी चारों ऑप्शंस को देखने के बाद इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि तलपट क्या है, खाता बही की जो गणितीय शुद्धता है उसको प्रकट करता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आस का प्रावधान प्रबंधकीय विकल्प पर निर्भर करता है। सेकंड है, आस केवल तभी लगाया जा सकता है जब लाभ हो और आस लाभों के प्रति एक प्रभार है, या फिर आस लाभों का विनियोजन है। ये क्या है, एक डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। और जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या है, इज अ चार्ज, प्रभार यानी कि चार्ज किसके अगेंस्ट, लाभों के प्रति, प्रॉफिट के अगेंस्ट। सो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यय संयंत्र तथा उपकरण की अभिग्रहण लागत में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो 1000 डेबिट वाला। ठीक है, उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है जिसको आपको थ्योरेटिकल बेस पे पूछा गया है। सो अभिग्रहण लागत में क्या शामिल नहीं किया जाता है, देखिए स्थल संरचना की लागत। अब ये स्थल रचना क्या है, जैसे इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। ओके, सेकंड है संयंत्र तथा उपकरणों के प्रयोग में आने के बाद की अवधि के उपगत वित्त लागतें। तो बिल्कुल एक बार जो प्रयोग में आ गए हैं उसके बाद में यदि आपकी कोई लागत है उसके ऊपर, किसी उपकरण के ऊपर, संयंत्र के ऊपर, तो उसको शामिल लागत में नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड है। थर्ड क्या दे रखा है, वितरण तथा हस्तन प्रभार। दैट मीन्स वितरण को हम बोलेंगे किसी सामान को डिलीवर करना। ठीक है, और हस्तन का मतलब होता है हैंडलिंग, किसी सामान को किसी को सुपुर्द करना। तो वितरण और हस्तन प्रभार तो बिल्कुल लागत में ही शामिल होगा। जो सामान आपका आ रहा है, डिलीवरी चार्जेस, जैसे कि आप जोमेटो, स्विगी या फिर और कोई सामान मंगवाते हैं फ्लिपकार्ट से, तो कभी कभी डिलीवरी चार्जेस जो एक्स्ट्रा लगता है तो आप बिल्कुल उस सामान की कॉस्ट में ही उसको मानेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। फोर्थ है स्थापना लागतें। इसका मतलब होता है इंस्टॉलेशन, किसी चीज़ की, जैसे कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाया, उसका इंस्टॉलेशन होना है सपोज, तो जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो भी लागत में ही जुड़ती है। दैट्स वाई ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो सिंपली आप इसका आंसर दे सकते थे क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है।
एक हासमान संपत्ति का अप्रचलन किसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है? ठीक है, डेप्रिशिएबल कोई असेट है, उसका अप्रचलन मतलब जैसे कि वो आउट ऑफ प्रचलन हो जाए, आउट ऑफ फैशन हो जाए, ऐसे समझ लीजिए आप। तो किसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो फर्स्ट दे रखा है प्रौद्योगिकी परिवर्तन, यानी कि यदि टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो बिल्कुल वो अप्रचलित हो जाएगी, प्रचलन में नहीं रहेगी, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पादन विधि में सुधार। अगर आप डेली अपडेट होते रहते हैं तो जो पहले वाला है वो प्रचलन में नहीं रहेगा, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड। यदि प्रोडक्शन मेथड में इम्प्रूवमेंट होता है तब क्या होगा, वो असेट जो है वो प्रचलन में नहीं रहेगा। तो सेकंड बात भी सही है कि इस वजह से अप्रचलन में हो जाएगा वो। थर्ड देखिए, उत्पाद या सेवा के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन। यदि मार्केट डिमांड चेंज हो रही है तो बिल्कुल उस केस में भी यहाँ पर क्या होगा, अप्रचलन उत्पन्न हो सकता है। तो थर्ड ऑल्सो राइट। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, वैधानिक या अन्य प्रतिबंध। बिल्कुल, जैसे कि अभी आप पॉलीथीन्स का देख रहे हैं, प्लास्टिक के यूज़ पर बैन हो रहा है। यदि ये पूर्णतः 100% बैन हो जाए तो बिल्कुल ये प्रचलन में नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस वाली हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका, देखते हैं हम। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड। व्यापारिक संस्था में प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संबंध में सही वाक्य बताना है। ठीक है, सबसे पहले प्राप्ति एवं जो भुगतान खाते होते हैं उसमें होता क्या है, जो भी नकद प्राप्ति होती है और नकद भुगतान होते हैं उनका सारांश एक्चुअल में होता है। मतलब जो भी कैश में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो विवरण यहाँ पर होता है, लेकिन इससे लाभ हानि की जानकारी हेतु इसका बनाना आवश्यक नहीं होता है। इसका शेष, बचत अथवा कमी को भी नहीं दर्शाता है। यह एक नाममात्र का खाता भी नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका बनाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ यही लिख रहे हैं कि क्या प्राप्त हो रहा है और क्या भुगतान हो रहा है, और जो भी नकद में है सिर्फ वही एंट्रीज यहाँ पर होती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका बनाना अनिवार्य नहीं है। देनदारों का प्रारंभिक शेष बता रखा है। ठीक है, प्रारंभिक में तो आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो प्रारंभिक होता है आप इस साइड लिख लें। देनदारों का अंतिम जो शेष है वो कितना है, 60,000। तो क्लोजिंग हम जनरली यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 60,000। वर्ष के दौरान देनदारों से प्राप्तियाँ, जो प्राप्तियाँ होगी वो किधर हो जाएगी, इधर। ओके, सो प्रारंभिक डूबत ऋण ये है और अंतिम डूबत ऋण है। तो क्या यहाँ पर डूबत ऋण से मतलब है, जबकि हमें ये पूछा गया है उधार विक्रय की राशि। तो हमें क्या पता करना है, क्रेडिट सेल्स पता करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा आपको अपनाना है, इन दोनों को प्लस कीजिए और इसे माइनस कर दीजिए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,12,000। ठीक है, 1,60,000 में से आप 48,000 को माइनस कर देंगे तो आपका जो उधार विक्रय है वो कितना आ जाएगा, 1,12,000। क्वेश्चन है, बेचे गए माल की लागत दे रखी है आपको 26,000। ओके, 26,000 एंड जो दे रखा है अपने को प्रारंभिक रहतिया, जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है आपका 2,400 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, एंड विक्रय जो है वो इतना है और सकल लाभ इतना है, तथा अंतिम रहतिया लास्ट जो क्लोजिंग अपना स्टॉक है ये कितना है 1,600। ये जो सवाल है वो जो प्रैक्टिकल जिनको नॉलेज है बिजनेस का वो इजीली एकदम से कर सकेंगे, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है वो एक बार इनको अच्छे से एक बार देख लें कि कौन सी चीज़ किधर क्या प्लस करनी है, क्या माइनस करनी है। इनके कुछ फॉर्मूले भी बने हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन बिना फॉर्मूले के यदि आप कर सकते हैं तो ये वेल एंड गुड है, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फॉर्मूले कभी भी भूले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का स्टॉक का डिफरेंस निकालना है और माइनस कर देना है माल की लागत से, जो माल बेचा गया था। तो उस तरीके से आप क्रय की राशि यानी कि जो अमाउंट ऑफ परचेज है वो निकाल पाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, 2,400 है उसमें से आप 1,600 को इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, 800 आ जाएगा तो 26,000 में से 800 जाएंगे तो आपका आंसर होगा 25,200। या फिर आप क्या करें, इन दोनों को प्लस करें और इसे डायरेक्टली माइनस कर दें। और जो अगला मेथड है वो आपका ये रहेगा कि आप जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो उस पर भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, COGS दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी गुड्स सोल्ड हुआ है उसकी कॉस्ट दी हुई है 26,000। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, आपको जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें क्या करना है, अपनी जो परचेज है वो जोड़ना होता है
प्लस सॉरी इसमें से आप जो है माइनस कर देंगे आपका जो अंतिम रहतिया है क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, ये आप माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस है नहीं यहाँ पे, तो हमने फॉर्मूले में लिया नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर COGS कितनी दे रखी है, 26,000 दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2400 है। परचेज हमें पता करनी है, ओके, एंड माइनस क्लोजिंग कितना है, 1600। सो सिंपली आप क्या करेंगे, 2400 में से 1600 को माइनस करेंगे, 800 हो जाएगा, और ये 800 इधर जाएगा, 26,000 में से माइनस हो जाएगा, ओके। तो ये हमारी परचेज निकल के आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी साझेदारी से रिलेटेड कि एक्स और वाई दो साझेदार हैं जो कि 5:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते साझेदार हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, अब जेड को इनवाइट किया है और लाभ का 3/10 भाग के लिए प्रवेश दिया है, ओके। सो जेड अपना हिस्सा 1/5 किससे लेता है, एक्स से लेता है। तो अब एक्स के पास कितना बचा है ये आपको देखना है, ओके। तो पहले जो x के पास है वो टोटल 5/8 आप मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर अपन देखते हैं तो 5/8 में से आपको कितना माइनस करना होगा, 1/5 को। तो ये शेष x के पास रहने वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 25 में से 8 को माइनस कर लीजिए, तो कितने बचेंगे, 17/40। 8 और 5 का एलसीएम लिया, ये हो गया अपना 17/40। इसी तरीके से आप y की वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8 में से आपको कितना माइनस करना है, 1/10, ओके। यहाँ पे अगेन हम 40 एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 से 5, 5 से 15 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस करेंगे 4 बार, तो 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 11/40। तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, 11/40। और जो z है उसका अपना कितना दिया हुआ है, 3/10। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, इधर x है, इधर y है और इधर z है। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 17/40। y की वैल्यू होगी 11/40 और यहाँ पर z की वैल्यू है 3/10। वैसे तो अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर 70 नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये एक अविभाज्य संख्या है, किसी से विभाजित होती नहीं है। 11 भी किससे विभाजित नहीं होती, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर आप नीचे 40, 40, 10 का एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 40 का भाग एक बार, तो कितना आया, 17, ओके। अनुपात 40 में 40 का भाग एक बार, कितना आया, 11 है। फिर 10 से 40 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 बार, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17:11:12। और इस सवाल को और जल्दी करने के लिए आप क्या कर सकते थे कि सिर्फ x की वैल्यू निकाली थी जब आपने, और इसकी वैल्यू जो रिमेनिंग वैल्यू आई थी 17/40, यहीं से आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर सकते थे। सी को एक फर्म में लाभों के 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अगेन आपके एक तरीके से मैथमेटिक्स से मिलता जुलता है। जिसकी मैथ्स अच्छी है वो इसको फटाफट से निकाल लेगा। तो जल्दी से ये देखिए आप यहाँ पर कि आपको क्या बोला है कि सी की पूंजी को आधार मानते हुए जो पूंजियाँ हैं वो लाभ हानि अनुपात में की जानी है। तो ए और बी की आवश्यक पूंजी आपसे पूछी है। तो सबसे पहले सी को क्या मानना है, अपने को आधार मान लेते हैं जल्दी से। तो इसका 1/4 भाग, यानी कि क्या हम इसको 25% लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। 1/4 का मतलब हो गया अपना 25%। 25% में पूंजी किसके बराबर है, ये 30,000 रुपये के बराबर है। तो क्या हम 25% से 100% निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, इतना। यानी कि आपकी टोटल पूंजी कितनी हो गई है, 1,20,000। लेकिन एक्चुअल में हमारे को ये जो 25% 30,000 है वो तो निकालना है, क्योंकि ये सी की पूंजी है। तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 में से 30,000 को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट कितना रह जाएगा आपका, 90,000। अब 90,000 को ए और बी में आप विभाजित कर लीजिए। तो ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन ही बन गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 टोटल मिलाकर के 5, यानी कि 5 किसके बराबर है, 90,000 के। तो इसी तरीके से आप 3 और 2 की अलग अलग वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो 1 किसके बराबर है, यहाँ पर ये 18,000 के बराबर हो गया, ठीक है। 5 का भाग दिया हमने 90,000 में, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई है, यहाँ पर 18,000 के बराबर हो गई है। तो जब 18,000 को 3 से गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा, 18 54,000। और इसी तरीके से आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से, क्योंकि b का जो रेशियो है वो 2 है। सो 18 दूनी कितने हो जाएंगे, 36,000। सो ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड 54,000, 36,000 फॉर ए एंड फॉर बी। कभी कभी जो ऑप्शंस होते हैं उसमें ए की जगह बी लिख दिया जाता है और बी की जगह ए लिख दिया जाता है, तो इस तरीके से सिली मिस्टेक्स आपके ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन को शॉर्ट में खत्म करने के लिए आप क्या देख सकते थे कि यहाँ पर जो बी की वैल्यूज़ है वो चारों की चारों अलग है, तो सिर्फ बी पार्ट की जो वैल्यू है, अगर आप सिर्फ बी पार्ट की वैल्यू निकाल लेते तो भी आपका आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यदि आप शार्क टैंक देखते होंगे, आजकल एक जो सीरियल है वो काफ़ी समय पहले बन चुका है हालांकि शार्क टैंक, लेकिन अभी जो यूट्यूब पे है काफ़ी वायरल भी हो रहा है वो। तो इसमें देखिए समझौते के अभाव में साझेदार अधिकृत होते हैं। किसके लिए अधिकृत होते हैं? क्या साझेदारों को वेतन प्राप्त होता है, कमीशन प्राप्त होता है, पूंजी अनुपात में लाभ विभाजन होगा? क्योंकि यहाँ पर जो समझौता है उसका जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? ऋणों पर ब्याज के लिए ये अधिकृत होते हैं। ऋण क्या होते हैं? लोन, लोन पर इंटरेस्ट। यदि आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो अपने आप को एक बिजनेसमैन समझने लग जाइए, ठीक है, कि आप एक बिजनेसमैन है, किस तरीके से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और क्या करेंगे, तो कुछ सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएंगे। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर फर्म को सभी साझेदारों के सबसे पहले तो अवकाश ग्रहण करने का मतलब है कि कोई साझेदार रिटायर्ड हो गया है, ओके, कि संयुक्त जीवन पर ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी से क्या प्राप्त होगा उसको? क्या पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी, समर्पण मूल्य राशि प्राप्त होगी, या फिर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लिए पॉलिसी की राशि एवं शेष साझेदारों के लिए समर्पण मूल्य की राशि होगी? और फोर्थ अपना ऑप्शन है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लिए समर्पण मूल्य की राशि और शेष साझेदारों के लिए पॉलिसी की राशि। तो देखिए यहाँ से थर्ड और फोर्थ को हटाइए, नंबर 1 और 2 में से आप लोग चूज करिए कि क्या आपका आंसर होगा। तो पॉलिसी की राशि उन्हें नहीं मिलेगी, ये मिलेगी समर्पण मूल्य की राशि। अब ये सरेंडर जो समर्पण मूल्य राशि होती है, ये होता क्या है कि जब कोई पॉलिसी या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है तो यहाँ पे इससे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के बाद जो कैश अमाउंट उसे दिया जाएगा, जो भी पॉलिसी होल्डर था, ठीक है, जो भी रिटायर्ड पर्सन है यहाँ पे साझेदार है, उसे जो भी कैश ऑफर किया जाएगा वो ही यहाँ पर समर्पण मूल्य राशि हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। निम्नलिखित परिस्थिति में आपको दावे की राशि यहाँ पर ज्ञात करनी है जबकि औसत वाक्य लागू है। मीन्स आपको फाइंड आउट करना है कि आपको जो क्लेम करना है उसका अमाउंट कितना होगा, ठीक है, और औसत वाक्य का मतलब ये होगा कि एवरेज क्लोज। तो सिंपल सा इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नेट क्लेम अमाउंट है आप जो, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि जैसे कि आग लगने के दिन रहती है कितनी है, स्टॉक है 80,000 और बचाया गया कितना है 21,600, तो कुल कितना लॉस्ट हुआ आपका? तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो 004 यानी कि 58,400। दैट मीन्स 58,400 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पॉलिसी की जो राशि है उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, यानी कि 70,000 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? उस दिन कितना स्टॉक था, ये था आपका 80,000। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7300 बार कट हो जाएगा और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 7 से। तो 7 7 जा 49 एंड 7 3 जा 21। सो 49 21 ये अपने जो है ऑप्शन नंबर 3 को मैच कर रहा है, यानी कि 51,100 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये और इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है, किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है? एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का जो निर्धारण है वो किस सिद्धांत पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिलान, मैचिंग पर। कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें लेन देन नहीं हो रहा है वो आपको ढूंढ लेना है। तो 5,000 रुपये का वेतन दिया तो बिल्कुल ये तो लेन देन है। श्रीमती उषा की 5,000 मासिक पर टंकक के रूप में नियुक्ति की गई है, ठीक है, यहाँ पर नियुक्ति की गई है और सिर्फ अमाउंट फिक्स किया है, अभी ना तो लिया है ना दिया है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2nd। तो आगे देखिए, बैंक खाते से बच्चे के विद्यालय का शुल्क जमा कराया और अंत में इतना वेतन बकाया है, तो इन सब में लेन देन हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में कोई लेन देन नहीं हुआ। व्यवसाय को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना निहित है अस्तित्व संकल्पना में, रूढ़िवादिता की संकल्पना में, उपार्जन संकल्पना में, या फिर निरंतरता की संकल्पना में। यहाँ पे आप डायरेक्ट सोचकर भी जवाब दे सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, यहाँ पे गेस भी किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, निरंतरता की संकल्पना में। यदि संकल्पना निरंतरता की है तो हम उसे बेचने के बारे में नहीं सोचते हैं।
इसी तरह अवधारणा के ऊपर बेस्ड, संकल्पना के ऊपर बेस्ड अगला क्वेश्चन है कि समय के अनुसार आगम व व्ययों की पहचान की जाती है। ठीक है, समय के अनुसार पूछा है, तो क्या यह अस्तित्व संकल्पना है, लागत संकल्पना है, या फिर महत्वपूर्णता संकल्पना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं वाले हमने 2 क्वेश्चन देखे और दोनों में इनमें से कोई नहीं ही आंसर आ रहा है। तो ये जो कौन सी संकल्पना है, अवधि की संकल्पना आप कह सकते हैं, अवधारणा इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अच्छा है, माल दान में देते समय जिस खाते को जमा किया जाएगा तो वह कौन सा हो जाएगा, क्रय खाता। ठीक है, इस पक्ष में आपको ये दान दी हुई रकम लिखनी होगी। तलपट बनाने के बाद लेखाकार को डेबिट पक्ष की योग 1500 से कम मिलता है, तो इस अंतर को कहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, जो डेबिट पक्ष का है वही योग आपको कम मिल रहा है, तो उसे डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा पहली बात तो। अब कौन सा खाता होगा, कौन सा खाता होगा, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ही होगा। उचंती खाता क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में ही इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो उम्मीद है इन सब क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आप लोगों को कुछ नॉलेज हुआ है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो ऑल द बेस्ट, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक यू।